कि आप लोगों का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो पाकिस्तान की तरफ है, आप लोग राष्ट्र से प्रेम ही नहीं करते। देखिए मैडम, मैं तो कभी पाकिस्तान नहीं गया। हाँ। बिरयानी खाने कौन गया था? जिन्नगी मजार पे चादर चढ़ाने कौन गया था? देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ऑफिशियल काम से जा सकते हैं, कहीं भी। ऑफिशियल आप लोगों को ये तो कैसा कहीं ना ऑफिशियल कहीं कनेक्शन जोड़ना होता है, दौरे पर जाते हैं। यही तो है, यही तो मामला है। अगर हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आप उन अबुल और उन अब्दुल की बात क्यों करते हैं जो इतिहास हो चुके हैं? उन अब्दुल पर बात क्यों नहीं करते हैं जो बम बनाते हैं? एक मुसलमान संस्था का नाम बताइए जो इस तरीके की काम कर रहा हो भारत में। जिस तरीके से वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल है जो बम बनाते हुए फट जाते हैं। खबरें आती है कि मालेगांव में जिन मोहतरमा का नाम आया था, आज वो संसद में सांसद बनी बैठी थी, क्योंकि उसे पता है कि देश आज जिन लोगों के हाथों में है वो लोग कभी भी संविधान को लागू करना नहीं चाहते थे। भक्तों को लगता है, उनको लगता है कि मुसलमान की चूड़ी टाइट है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जो भारतीय मुसलमान है वो नाम कमा रहे हैं। चाहे ये ममदानी हो जो न्यूयॉर्क के मेयर है, एप्पल के जो मुरादाबाद के सभी खान थे वो सीईओ बने। असल खतरा जो है वो बहुजनों के लिए है, क्योंकि उनके आरक्षण उनको खत्म करना है। इसलिए मतलब पिछली सरकारों में होता क्या था, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को लॉलीपॉप चुसाती थी, ईद मिलन समारोह कर दिया, नेताओं ने टोपी पहन ली, तो मुसलमान क्या था, एक गफलत में था। उसको अंदर अंदर नुकसान पहुंचाने वाली सबसे ज्यादा कांग्रेसी है। मीडिया पहले से ही सांप्रदायिक है, अब जरा थोड़ा खुल के आ गया सामने। ये गजवा हिंद वर्सेस कटवा हिंद चलाते हैं। देखिए जाके यूट्यूब पे चेक करिए, जितने भी ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, A to Z मुसलमानों के खिलाफ इनके थंबनेल होंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं मोहम्मद फैजल। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर आज़ाद भारत में या भाजपा सरकार के आने से मुसलमान वाकई में परेशान है, क्योंकि लगातार ये सवाल देश के टेलीविज़न पर उठाया जाता है, डेली डिबेट शो कराए जाते हैं कि इस देश में हर चीज़ का जिम्मेदार मुसलमान है। क्या कहेंगे सर? पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बीजेपी के आने से मुसलमानों को क्या वाकई में खतरा है या सिर्फ मुसलमानों के द्वारा चलाया गया एक ट्रेंड है? नहीं, देखिए मैं ये कहूँगा, ये जो परसेप्शन है ना कि मुसलमान की चूड़ी टाइट है, ठीक है, कि बीजेपी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बुलडोजर चल रहा है, चल रहा है, ये तो एक इमेज है जो मीडिया में बनी हुई है। लेकिन इसके पीछे असल ये मकसद है। देखिए, हम लोग हैं, हम रहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। यहाँ पे मुसलमानों को उतनी दिक्कत नहीं है, किसी भी शहर में हो, क्योंकि शहर में तो लोग जागरूक होते हैं, आपस में भाईचारा होता है। लेकिन जो गांव गिराव में रहता है, जो मजदूर तबका है, आज भी अगर वो सड़क पे निकलता है तो उसके साथ मॉब लिंचिंग होने का खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का भाव तो पैदा हुआ है मुसलमानों के मन में। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म फायदे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, अगर यूपीएससी के रिजल्ट की बात करें, वहाँ पर मुसलमानों ने काफ़ी अच्छी तादाद में आईएएस पीसीएस बन रहे हैं। इसके अलावा भी एजुकेशन हो या टेक हो, बल्कि दुनिया भर में जो भारतीय मुसलमान हैं वो नाम कमा रहे हैं। चाहे ये ममदानी हो जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, और इसके अलावा भी एप्पल के जो मुरादाबाद के सभी खान थे वो सीईओ बने। तो मुसलमानों को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है उतना उनके लिए बेनिफिट है। पिछली सरकारों में होता क्या था, जो सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को लॉलीपॉप चुसाती थी, ठीक है, मुशायरे करवा दिए और ईद मिलन समारोह कर दिया, नेताओं ने टोपी पहन ली, तो मुसलमान क्या था, एक गफलत में था। उसको अंदर अंदर नुकसान पहुंचाने वाली सबसे ज्यादा कांग्रेसी है। वो इस गफलत में था कि हमारी सरकार है और हम जो है राज कर रहे हैं, इसलिए ना तो वो पढ़ता था ना लिखता था, या तो बाप के या खानदान का जो पुश्तैनी काम होता था उसी में मोल लगा रहता था। बहुत कम लोग थे जो पढ़ाई लिखाई करके या तो एजुकेशन में जा रहे थे। जैसे हमारी खुद की पीढ़ी है, वो पहली पीढ़ी है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंची है, जिसने मास्टर किया है, पीएचडी किया है या रिसर्च कर रहे हैं, ये पहली पीढ़ी है। तो बदलाव जो है धीरे धीरे आ रहा है, और ये अनभक्तों को लगता है, मैं उनके लिए ये कहना चाह रहा हूँ, उनको लगता है कि मुसलमान की चूड़ी टाइट है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, किनको आप अंधभक्त कह रहे हैं? मतलब अंधभक्त जो मुसलमानों की नफरत पे वोट करते हैं बीजेपी को, और मोदी को मसीहा मानते हैं कि मोदी और योगी उनके लिए मसीहा है, वो चूड़ी टाइट करके रखते हैं। चाहे यूपी का एग्जाम्पल ले लो, हर दशक में एक न एक बीजेपी के पास, आरएसएस के पास एक पोस्टर बॉय रहा है। 90 में थे एडवाणी, जिन्होंने रथ यात्रा निकाली और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए। तो जब वो हिंदू पोस्टर बॉय थे पूरे उसमें, उसके बाद फिर 2002 हुआ गुजरात दंगा, तो मोदी पोस्टर बॉय बने। वहाँ जिस तरीके से दंगों में आरोप लगे कि सरकार की मिली भगत से जो है ये चीज हुई। अब इस टाइम जो है योगी जी को, क्योंकि वो फुल बुलडोजर चला रहे हैं, हाथों हाथ जो है वो जज बनने का काम करते हैं, तो ठीक है,
तो कुल मिला के यह है। लेकिन इसके पीछे आप देखिए, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं, आरक्षण खत्म हो रहा है। खासकर SC ST OBC के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्कूलों का मर्जर हो रहा है, स्कूल मर्ज होंगे, आरक्षण खत्म होगा। इनडायरेक्टली आपको ही चोट लगनी है, मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि मुसलमान की स्थिति और बेहतर हुई है। जब जब कोई सी भी कौम हो या कोई सा भी वर्ग हो, समाज हो, जब तक वो संघर्ष में नहीं रहेगा, अगर उसको आराम करने की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए वो फिर बर्बादी की कगार पर है। लेकिन बीजेपी के आने से आज मुसलमान में इतनी चेतना आई है, वो बेफजूल के लड़ाई दंगा नहीं करता। पहले आप चले जाइए थाने में, सबसे ज़्यादा केसेस जो है मुस्लिम मोहल्लों में से होते थे। आप अब सर्वे कर लीजिए, 2014 के बाद से बहुत बहुत गिरावट आई है। जो लोग बदमाश बनते थे या इस तरीके का काम करते थे, अब उन्हें भी लग रहा है कि भाई सरकार जो है खुली दुश्मन है, किसी से ढका छिपा नहीं है। अगर आपका ज़रा भी नाम आया, चाहे आप अपराधी हो ना हो, सिर्फ आप पे आरोप भी लग गया, जब भी बुलडोजर चल जाता है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा डर तो नहीं है, लेकिन ये है कि उन लोगों के लिए थोड़ी चिंता होती है जो गांव गिराव में अकेले चलते हैं, आते जाते हैं। तमाम वीडियो आपने भी देखी होगी। अभी कांवड़ यात्रा में जैसे फैमिली कार में बैठ के जा रही थी, हल्का सा टच हुआ, विवाद हुआ, पूरी गाड़ी को तोड़ दिया। तो छोटे मोटे इंसिडेंट हो रहे हैं। लेकिन मुसलमानों पर एक आरोप लगता है, चूंकि आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान चेतना जाग गई है मुसलमानों की, संविधान को आप लोग नहीं मानते। ये आरोप लगता है कि ये देश जो है शरीयत से चलेगा, ये देश संविधान से नहीं चलेगा, आपका अपना एक अलग कानून है। क्या आपको राष्ट्र से प्यार नहीं? क्योंकि जब जब राष्ट्र पर सवाल पूछा जाता है, जब जब संविधान पर सवाल पूछा जाता है, आप लोग अपने शरीयत को, अपने कानून को, अपने तमाम मजहबी चीज़ों को आगे कर देते हो। नहीं, देखिए ये मैडम, ये जो RSS का प्रोपोगेंडा है वही आप सवाल कर रही हैं। इस देश का मुसलमान सबसे ज़्यादा देशभक्त और संविधान को मानने वाला है। इस टाइम जो है, इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर संविधान की कोई बात कर रहा है तो वो मुसलमान कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि देश आज जिन लोगों के हाथों में है, वो लोग कभी भी संविधान को लागू करना नहीं चाहते थे, या संविधान के आज तक भी खिलाफ है। भले वो मुंह से ना बोले, सरकार में है, मजबूरी में उनको करना पड़ता है, लेकिन वही लोग सबसे ज़्यादा संविधान के खिलाफ है। रही बात मुसलमान की, ये कहना कि जैसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि मुसलमान कुरान को मानता है या संविधान को मानता है जी। तो ये सवाल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप सांस ले लें या पानी पी लें, दोनों में से एक चीज़ आप ले लें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पानी भी ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए और सांस भी ज़रूरी है। तो उसी तरीके से संविधान है और धर्म है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है कि एक मुसलमान है और हमारा मज़हब है, मज़हब को मानने का हमारा अधिकार है, और ये सारे अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं। संविधान और धर्म का कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है जी। कि संविधान कहता हो कि भैया आप इस मज़हब पे नहीं चलेंगे, बल्कि संविधान कहता है सबको अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है, उसका प्रचार प्रसार करने की भी आज़ादी है। लेकिन आज जैसी सरकारें आई हैं, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान जितना अच्छा है, अगर लागू करने वाले बुरे हुए तो ये संविधान उतना ही ख़राब साबित होगा। और आज स्थिति वही है। आप देख लीजिए, अगर एक मुसलमान, अभी यूपी में एक झांगुर बाबा जो है, उनके वहाँ पर रेड लगी, उनका घर तोड़ फोड़ दिया गया। हालांकि अभी इंक्वायरी चल रही थी, आरोप लगा था, तो उन पे आरोप लगा कि वो हिंदू लड़कियों का जो है धर्मांतरण करवाते हैं। इससे पहले भी कई मौलाना गौतम है, कई जो है जो इमाम ये मौलाना है, पहले भी धर्म आरोप में जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ एक बाबा हैं जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि मैं मुस्लिम लड़कियों का 72 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतर करा चुका हूं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप मुसलमान हैं तो दोहरे रवैये की मैं बात कर रहा हूं कि जो आपने सवाल पूछा कि संविधान को नहीं मानते, क्या इस देश में आपको लगता है? मेरा जवाब सुन लीजिए, फिर आप पूछिए। जो संविधान बीजेपी लागू करना चाह रही है उसे कोई भी मुसलमान नहीं मानेगा। कोई भी मुसलमान क्या, कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी, या जो इंसाफ जानता हो, इंसाफ क्या है, बराबरी क्या है, जो जानता होगा असल में, वो कोई भी नहीं मानेगा जो बीजेपी जिस तरीके से इस टाइम संविधान को लागू कर रही है। मतलब कोई सरकार या प्रशासन के लोग आपसे कहते हैं कि आप कानून को फॉलो कीजिए, तो आप उसको कहते हैं कि हम सरकार का विरोध करेंगे। आप कह रहे हैं कि मुसलमान पर कानून एक्शन होता है, हिंदुओं पर नहीं होता है। आप देखेंगे आजकल ट्रेंड चल रहा है लव जिहाद को लेकर, मुसलमान किस तरीके से झांसे में लड़कियों को लेते हैं, हिंदू लड़कियों को। इस पर भी तो आप कुछ बोलिए। इस पर तो मैं किसी इस्लामिक स्कॉलर को बोलते हुए नहीं देखती हूँ कि कभी इसके अगेंस्ट में मुहिम चलाई हो। ये तो आपका, मुझे लगता है जैसे
आपकी आलोचना करना सरकार आपके एजेंडे में हो गया कि आप मुसलमान हैं तो बीजेपी का विरोध करना है क्योंकि हिंदुओं की सरकार है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, धर्म का प्रचार प्रसार करना सबका अधिकार है। जो हिंदू धार्मिक गुरु हैं वो भी करते हैं, तमाम जगह पर जो है कथावाचकें होती हैं, बड़े बड़े कैंप लगते हैं, वही काम मुसलमान भी करता है, क्रिश्चियन भी करता है। अगर मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मान लीजिए कि भाई आप पढ़िए या एकेश्वरवाद की तरफ आइए, गॉड को मानिए, तो सबका अब ये आपके विवेक पे है ना कि भाई मुझे मानना है या नहीं मानना है। अब इतने तो लोग नाबालिग नहीं होते हैं कि किसी ने आके कहा कि चलो भाई मुसलमान बन जाओ, आप देखिए इसी देश में ये अफवाहें फैलाई गई हैं कि मुसलमान बनने पर आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे और जमीन जायदाद मिलेगी, मतलब धर्मांतरण करने पर। ये ऐसी इस तरीके की अफवाह और नैरेटिव चलाया गया है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। देखिए, धर्म ऐसा मामला है, सबका इंटरनल मामला है। जब तक आदमी को खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा ना, तो वो इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता। जब तक उसको सही रास्ता ना दिखे या उसको उसके दिल को सुकून ना मिले, वो नहीं जा सकता। आप कितना भी मेरे गर्दन पे, गले पे छुरी रख लीजिए, बंदूक रख लीजिए, बोलो कि आप जो है बौद्ध बन जाओ या हिंदू बन जाओ, मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ कि भाई बौद्धिज्म में जो है बराबरी है, इक्वालिटी है, सबके हकूक़ है, और थोड़ा मॉडर्न भी है कि जिस तरीके से आज चल रहा है, अगर वो मुझे लगेगा अच्छा तो मैं उसको अडोप्ट कर लूँगा। ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कोई भी। तो ये जिस तरीके से मीडिया प्रोपेगेंडा चलाती है, हमारे देश की मीडिया, पूरा जो पश्चिमी देशों का मीडिया है, सेम वहाँ पे चलता है कि मुसलमान आतंकवादी है, तो यहाँ पे भी वो सेम जो है प्रोजेक्ट करते हैं कि मुसलमान आपकी हर समस्या का जो है, मतलब आप चूंकि आप खुद ही इस फील्ड से हैं, पत्रकारिता के फील्ड से, आप खुद मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया एक तरफा चीज़ें कर रहा है, मीडिया प्रोपेगेंडा चलाता है, ऐसा लगता है आपको? लगता क्या है, सबके सामने आप देखिए, गजवा हिंद वर्सेस कटवा हिंद चलाते हैं खुले तौर पर। पहले तो अब से कुछ 10 साल पहले तो थोड़ा शर्म लिहाज भी होता था। ऐसा नहीं है कि मीडिया भी सांप्रदायिक हुई है, मीडिया बहुत पहले से सांप्रदायिक है। जब ये मुरादाबाद में ईदगाह में जब नमाजियों पर गोली चलाई गई थी, उस टाइम पे एक अंग्रेजी अखबार था बहुत बड़ा, उसने खबर छापी थी कि मुसलमानों ने जो है पैरामिलिट्री पे पथराव कर दिया। हालांकि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, पथराव कर दिया, जिसके बाद जो है लोगों की, जाहिर सी बात है, कोई अगर सेना के लोगों पे पथराव करेगा तो गुस्सा तो आएगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुरादाबाद में गोलियां चली। तो मीडिया पहले से ही सांप्रदायिक है, अब जरा थोड़ा खुल के आ गया है सामने। तो मीडिया के, हमने तो यहाँ तक सुना है कि मीडिया में बड़े बड़े एडिटर और एंकर, बड़े बड़े कंसल्टेंट जो होते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि मुसलमानों को कैसे निपटाया जाए या उनको कैसे डैमेज किया जाए। ये पॉलिसियाँ वहाँ पे डिस्कस होती थी जब मीडिया में जब हम लोग काम करते थे। मतलब आप समझिए कि उनका एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को डिफेम करना है। और अब चूंकि ऐसे हालात हो चुके हैं कि अगर मुसलमानों को डिफेम करेंगे तो बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचेगा, तो इसका और ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए, जाके यूट्यूब पे चेक करिए, जितने भी ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, A to Z मुसलमानों के खिलाफ इनके थंबनेल होंगे। आपने मीडिया पर सवाल उठाया, आपने कहा कि संविधान जो है वो मुसलमानों के लिए पानी और सांस के बराबर है, लेकिन आपका झुकाव तो पाकिस्तान की तरफ दिखता है। आप लगातार, ऐसा कहा जाता है, ऐसा भी आरोप लगता है आप लोगों पर कि आप लोगों का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो पाकिस्तान की तरफ है, आप लोग राष्ट्र से प्रेम ही नहीं करते। देखिए मैडम, मैं तो कभी पाकिस्तान नहीं गया, हाँ, ना हमारा कोई घर वाला गया। नहीं, आपके दिल में पाकिस्तान है। दिल की बात मैं बता रहा हूँ, किसके दिल में क्या है वो अभी पता चल जाएगा, आप सुन लिए जी। ठीक है। बिरयानी खाने कौन गया था, जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने कौन गया था। देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं ऑफिशियल काम से जा सकते हैं, कहीं ऑफिशियल आप लोगों को ये तो कैसा कहीं ना कहीं ऑफिशियल कनेक्शन जोड़ना होता है। देश के राष्ट्रवादी, देश के लिए समर्पित, 24 घंटे समर्पित प्रधानमंत्री हैं, दौरे पर जाते हैं। यही तो है, यही तो मामला है। अगर हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। चलिए छोड़िए, वो तो एक इंसिडेंट हुआ कि प्रधानमंत्री को मूड बना, वो चले गए बिरयानी खाने। आपने अभी एक लड़की का वायरल हुआ था, ज्योति मल्होत्रा का नाम सुना है? ज्योति मल्होत्रा, ठीक है, उसमें कोई शबनम वबनम नहीं थी। अभी वो पकड़ी गई, आरोप क्या था कि वो इंफॉर्मेशन दे रही थी ISI को। इसके अलावा एक, अभी मैं आपको लिस्ट ही दिखा देता हूँ, देखिए। तो किन लोगों को दे रही थी, उसे किसने मजबूर किया था, आप इस पर भी डिस्कस कीजिए ना। और इसके अलावा ये देखिए, गुजरात ATS ने पाकिस्तानी जासूस
सहदेव सिंह को गिरफ्तार किया, सहदेव सिंह, ठीक है। और पाकिस्तानी IAS के लिए जासूसी रविंद्र कुमार ने की थी, वो भी पकड़ा गया। पाकिस्तान के जासूसी करने वाले मोची सुनील कुमार, विकास कुमार विकास, राम सिंह, दीपेश गोहिल, परवीन मिश्रा, देवेंद्र सिंह, पालक शेर मसीह, सूरज मसीह, भागचंद, ज्योति मल्होत्रा, मोतीराम, गगनदीप, सुनीता, इंजीनियर रवि वर्मा, भैया सनी यादव, अभिषेक भारद्वाज, लाभ शंकर। तो देखिए ये नाम है। चलिए, इन्होंने ये लोग राष्ट्रद्रोह का काम किया, इन्होंने देश के साथ गद्दारी की, तो इन पर कानूनी कार्रवाई हुई ना। आप लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार सिर्फ कहाँ कार्रवाई धर्म देखती है, सरकार सिर्फ अगर कोई कहाँ, मैडम ये बताइए ना, इन पे कहाँ कार्रवाई हुई? प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इनकी फॉलो अप स्टोरी आप बता दीजिए, अगर मीडिया में कहीं भी हो, कि इनके क्या सजा मिली, क्या हुआ। एक DSP थे देवेंद्र, जो पुलवामा में जिस टाइम उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका आज तक पता है कहाँ है जी। लेकिन मुसलमान है तो तुरंत बुलडोजर चला दिया जाता है। मुसलमान इस देश का नागरिक जो है बाई चॉइस है, उसको 47 में मौका मिला था वोट देके पाकिस्तान जाने का, लेकिन उसने भारत को आप लोग बार बार कहते हैं कि हमें 47 में मौका मिला था, हम लोग बाय चॉइस यहाँ पर हैं। आप लोग राष्ट्र पर कोई एहसान कर रहे हैं? देश की सरकार आपको पनाह दे रही है, देश की सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रही है, देश की सरकार आपको तमाम संवैधानिक अधिकार दे रही है, तो आप किस पर एहसान कर रहे हैं? आपके तो दिल में अभी भी पाकिस्तान है, आप लोग कहते हैं बाय चॉइस हम लोग यहाँ पर हैं। नहीं, देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है अपनी नागरिकों की हर जरूरत को पूरा करना, क्योंकि टैक्स वसूलती है। रही बात सरकार दे रही है, तो मुसलमानों ने इस देश को क्या दिया है वो सुनिए। ब्रिगेडियर उस्मान का नाम सुना है? पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है? भारत को परमाणु संपन्न किया उन्होंने, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने भारत में पहली दफ़ा IIT IIM बनाई, ठीक है। और जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, ठीक है। ऐसे कई बड़े नाम हैं, ये तो छोटे मोटे नाम जो चंद लोगों के जो उंगली पे गिने जा सकते हैं, ये वो नाम है। लेकिन इसके अलावा भी मुसलमानों ने जितना कंट्रीब्यूशन भारत को बनाने में किया है, बराबर किया है। आप उन अबुल और उन अब्दुल की बात क्यों करते हैं जो इतिहास हो चुके हैं? उन अब्दुल पर बात क्यों नहीं करते हैं जो बम बनाते हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिक माहौल कहाँ कौन फैला रहा है? लगातार ऐसी खबर आती है, कावड़ियों को परेशान किया जाता है, कांच के टुकड़े सड़कों पर फैला देते हैं, थूक कर। अभी 2 दिन खबर पहले आई थी कि पेशाब कर फैला दिया कावड़ियों को। बताइए कि ये उसकी जांच हुई, ये बर्दाश्त करने जांच हुई, जांच के लिए भेजा गया है चीजों को, लेकिन वहाँ पे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उस पे सिर्फ आरोप लगा दिया, किसान और एक और मुसलमान की गिरफ्तारी। वो तो जाहिर सी बात है, गिरफ्तारी तो होनी है, जांच हुई उसकी, जांच इन्वेस्टिगेशन के लिए। अभी मैं आपको यूपी का मामला बता रहा हूँ। सचिन गुप्ता और गुलफाम के 2 अगल बगल में एक का ढाबा था, एक की पनवारी की दुकान थी। इन लोगों ने क्या करा, सचिन गुप्ता की दुकान पे गए, वहाँ पे खाया, ठीक है। फिर गुलफाम की दुकान पे गए, वहाँ पे भी उन्होंने चाय सिगरेट जो भी किया हो, वहाँ से भी सामान लिया और स्कैनर गुलफाम का करा और आरोप लगा दिया कि देखिए सचिन गुप्ता के नाम से दुकान चला रहा है, जबकि गुलफाम है, और उसको मारा अलग। समझ रहे हैं? जबकि गुलफाम की जो दुकान है, गुलफाम के नाम से वो अलग थी, और जो सचिन का ढाबा था वो अलग था। वहाँ का जो मालिक था वो सचिन ही था, गुलफाम अपनी वहाँ का गुलफाम ही था। लेकिन सिर्फ नफरत फैलाने के लिए इन लोगों ने उसको एक्सचेंज कर दिया और कहानी गढ़ दी, एक झूठ फैला दिया गया। तो इस तरीके से हो रहा है। और आप बता दीजिए, आप मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है, आप बता दीजिए भारत में कोई भी एक ऐसी संस्था, जिस तरीके से VHP RSS बजरंग दल है, जो बम बनाते हुए फट जाते हैं। खबरें आती है कि मालेगांव में जिन मोहतरमा का नाम आया था जी, आज वो संसद में सांसद बनी बैठी थी, अभी पीछे इस बार तो हार गई। तो समझिए, एक मुसलमान संस्था का नाम बताइए जो इस तरीके की काम कर रहा हो भारत में रहकर। आप लोग संस्था नहीं, लेकिन आप लोगों पर ये लगातार सवाल पूछा जाता है। चूंकि आप पत्रकार, एक आखिरी सवाल और लेंगे। इस तरीके की चुनौतियां हैं, इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप भी आप लगा रहे हैं, उसके बावजूद आप संवैधानिक तरीके से पत्रकारिता भी करें। अगर इस तरीके की चीज़ें होती या मुसलमानों को वाकई में टाइट करने वाली बात होती, या मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने की बात होती, या वाकई में गजवाए हिंद और भगवाए हिंद पर वाकई में इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी होती, तो आप आज कैमरे के सामने इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करते अपने आप को। हाँ, तो मैं तो मानता हूँ कि देखिए अभी भी जो है, देखिए ये सिर्फ मोदी सरकार है इसलिए ऐसा हो पा रहा है। बीजेपी
और आरएसएस का क्या है, जो उनकी आइडियोलॉजी है सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र में SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या हालत होगी, 2M दर्जे के नागरिक होंगे, ये सबको पता है। लेकिन अभी भी जो है मेजोरिटी, जो भारत में मेजोरिटी रहती है, मेजोरिटी समझिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बीजेपी को लोकसभा में अभी भी कुल मिलाकर 35 से 36% वोट मिला है जी। यानी कि जो उनका समर्थन करते हैं, उनकी बात से सहमत है। और मान लीजिए अगर 35 हमने मान लिया, तो अभी भी 65 लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हैं भारत में। तो भारत में अभी भी ऐसे लोग बहुत हैं जो सेक्युलरिज्म और एकता, बराबरता, भाईचारे की बात करते हैं और माइनॉरिटी को भी उसके साथ खड़े होते हैं जब बुरा वक्त आता है। तो इसलिए भारत, देखिए भारत कभी भी जो है सांप्रदायिक नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आज आरएसएस की जो 100 साल से उन्होंने ट्रेनिंग की थी, मेहनत की थी, आज वो सत्ता में आ गए, तो आज वो लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों को खतरा है। हालांकि ऐसा नहीं है, असल खतरा जो है वो बहुजनों के लिए है, क्योंकि उनका ही आरक्षण उनको ख़त्म करना है। मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण से, ये मैं आपको बता दूं, बल्कि मुसलमान तो खुद आरक्षण लेता है। ओबीसी में 90% जो मुस्लिम हैं ओबीसी में आते हैं, जो सीधा ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा लेते हैं। और अगर हम चले जाएं यूपी बिहार में, जो SC कैटेगरी में आते हैं, लेकिन चूंकि SC कैटेगरी में नहीं है, तो उनको अति पिछड़ा में डाल दिया गया था कर्पूरी ठाकुर द्वारा। तो इसलिए जो है मुसलमान तो मतलब बीजेपी जब तक है, जब तक तो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के आने से मुसलमानों के लिए अच्छा हुआ है। मेरा जो मानना है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि चेतना बढ़ी है, एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और फालतू कामों से बच रहे हैं। देश की आवाम को क्या कहेंगे, क्या मुस्लिम वोटर का इफेक्ट हमें बिहार की राजनीति पे देखने के लिए भी मिलेगा, क्या कहेंगे? बिहार में तो बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो वहाँ पे SIR कराया जा रहा है, जो पुनरीक्षण जो कराया जा रहा है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के और दलितों के और पिछड़ों के वोट काट दिए जाए। लेकिन इस बार देखिए, इस देश में अभी एक बिल पास हुआ है, वक्फ बोर्ड बिल, जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय जो है बिदका हुआ है। और ये पहला नहीं है, इससे पहले NRCA आया, 3 तलाक आया। तो मुसलमानों को लगातार जो टारगेट किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बार मुसलमानों ने एक स्ट्रेटेजिकली जो है प्लान तैयार किया हुआ है। CA-NRC में देखिए कोई लीडरशिप नहीं थी, छात्र थे जामिया के, JNU के, अलीगढ़ के, तो उसको सरकार ने तितर बितर भी कर दिया। और जो लीडरशिप थे या जो लीड कर रहे थे छात्र, उनको उन पे आरोप लगा के, दंगे का आरोप लगा के, हालांकि जो दंगे के आरोपी थे मेन, जिनकी वीडियो आज भी वायरल है, वो दिल्ली के कानून मंत्री बने हुए बैठे हैं, और जो निर्दोष थे वो जेलों में है, 5-5 साल हो गए, उनकी जो है जमानत नहीं। तो वो मैं बैकग्राउंड मेरा देना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो इसको मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और उनकी स्ट्रेटजी ये है कि बिहार में एक तरफा वोट होगा, और जाहिर सी बात है जो सेक्युलरिज्म में रखता है, संविधान में आस्था रखता है, उसी को मुसलमान वोट देगा। और लालू जी ने अपने ज़माने में, जब एडवाणी ने यात्रा की थी, रथ यात्रा, पूरे देश में दंगे हुए, कोई उनको नहीं रोक पाया था, लेकिन लालू जी थे जिन्होंने सही में असल सेक्युलरिज्म की मिसाल पेश की थी, उनका रथ रोक के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये थे मोहम्मद फैज़ल। और मुसलमानों को लेके जो परसेप्शन लगातार आपको दिखाया जाता है, देश की मीडिया जो क्रिएट करती है कि अब्दुल से पंचर बनाता है, अब्दुल से दंगे भड़काता है, असल में अब्दुल अब सिस्टम में भी जा रहा है। अब्दुल तमाम कंट्रीज़ में जाके देश को रिप्रेजेंट भी करता है। भारतीय मूल के ममदानी भी किस तरीके से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और सोचिए मीडिया का परसेप्शन कितना तगड़ा होता है कि वो किस तरीके से आरोपी को बेकसूर बताती है और बेकसूर को आरोपी। हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।